ट्विंस प्रेगनेंसी जो होता है वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है और इसको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसको आप कभी भी अनदेखा मत कीजिए। चाहे आपका प्रेगनेंसी कितना अच्छे से चल रहा हो, आपको हर टाइम हर वक्त आपको आपकी बॉडी पे ध्यान रखना है, नोटिस करते रहना है कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, आपको कैसे डिस्चार्ज आ रहा है, आपका बेबी ने मूवमेंट किया या नहीं, आज का मूवमेंट कैसा था, कल का मूवमेंट कैसा है, और बेबी जो है वो हाथ पैर अंदर हिला रहा है या नहीं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको नोटिस करते रहना है। और ट्विन प्रेगनेंसी में ये आप कभी भी नहीं कह सकते, अगर आपको डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि आपको जो है हम 9th मंथ होते ही सिजेरियन करके बच्चे को निकाल देंगे, या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, या फिर 36 वीक्स पहले से आपका बच्चा नहीं होगा, या फिर 34 वीक्स से बच्चा आपका डिलीवरी नहीं होगा। ये कुछ भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। सडनली कुछ भी आपके साथ हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। आज हम बात करने वाले हैं मेरे ट्विन प्रेगनेंसी प्रीमेच्योर बेबी के बारे में, जो कि 7 मंथ में ही डिलीवरी हो गए थे, यानी कि 7 मंथ में ही पैदा हो गए थे। मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरा जो प्रेगनेंसी था वो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी था, यानी कि 3 बच्चे थे और हमने एक बच्चे को रिड्यूस किया था, क्योंकि वो मेरा मजबूरी था और डॉक्टर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि आप 3 बच्चे को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप 3 बच्चे को लेकर आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपका 6 मंथ में या 5 मंथ में डिलीवरी हो जाए, या फिर आपका अबॉर्शन हो जाए, या बच्चे को बहुत खतरा हो सकता है। आप 3 बच्चे को लेके आगे बिल्कुल भी मत जाइए। आप फीटल रिडक्शन करवा लीजिए, जो कि मैं अपना फीटल रिडक्शन कलकत्ता में कराई थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। रिडक्शन के बाद मैंने ट्विंस प्रेगनेंसी कैरी किया, यानी कि 3.5 महीने से मैंने ट्विंस बच्चों को साथ में लेके 7 मंथ तक मेरा जर्नी स्टार्ट किया, यानी कि जर्नी शुरू किया। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा जो प्रेगनेंसी था, यानी कि प्रीमेच्योर बच्चे थे, वो डिलीवरी होने के बाद एसएनसीयू में उनको कैसे और क्यों एडमिट करना पड़ा, और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स थी और क्या प्रॉब्लम्स उनको नहीं थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे जो बच्चे हैं वो 7 मंथ में ही पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उससे 7 दिन पहले ही मैंने 7 मंथ में चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि आपका जो प्रेगनेंसी है बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है बच्चों का, और दोनों बच्चे सही सलामत है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इम्यूनिटिक फ्लूइड भी बहुत अच्छा है आपका, और आपका बीपी भी अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो सर्विक्स है वो भी 2.5 इंच से ऊपर है, यानी कि 2.5 इंच से ऊपर है, यानी कि आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम है। ये सब मेरे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। फिर भी मैं डॉक्टर से एक सवाल की थी उस टाइम कि सर, क्या अगर इमरजेंसी होगा तो हम आपको कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं? तो डॉक्टर ने मुझे हाँ ज़रूर आप एडमिट हो सकते हैं ये पहले से ही कह दिया था, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में आप कभी भी इस भरोसे नहीं जा सकते कि वो 9 मंथ में ही पैदा हो गए, या फिर 34 वीक्स में, या फिर 36 वीक्स में ही बच्चे पैदा। आपने अगर कल भी जाके हॉस्पिटल में टेस्ट किया है, सोनोग्राफी किया है, तो हो सकता है आपको 3-4 दिन बाद भी आपको लेबर पेन शुरू हो जाए। ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या फिर कई डॉक्टर ये छुपा लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नहीं चाहते आप पहले से घबरा जाओ इस बात को लेके कि आपका 4 या 5 दिन में या 10 या 15 दिन में डिलीवरी जो है वो
हो जाएगा, ये वो कभी भी नहीं कहते, क्योंकि आप बहुत घबरा जाओगे तब 1 या 2 दिन में हो सकता है कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाए और बच्चे बहुत डेंजर जोन में चला जाए। मेरा जो डिलीवरी हुआ था वो मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं और वो 9 मिनट का गैप में पैदा हुए हैं और मेरा जो लेबर पेन था वो 4 से 5 घंटे का था। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो अच्छे से होना चाहिए। आप उसके लिए दिन में 8 से 9 ग्लास पानी पीजिए या फिर आप अपने पास 5 से 6 बोतल रख लीजिए। पूरा बोतल भरा होना चाहिए और आपको सारे बोतल एक दिन में ख़त्म करना। 7 मंथ में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ज़िंदा रहने के चांसेस तो बहुत रहते हैं, पर कई बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं, क्योंकि उनका जो है बस बोन बना होता है, मसल्स अभी उनमें नहीं आया होता है। प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको खास करके लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जो मेरे छोटे बेटे को हुआ था, यानी कि उसका लंग्स जो है वो फूल नहीं पा रहा था। अगर हम गुब्बारे को फूंकते हैं जैसे वो फूल जाता है, उस टाइप का वो नहीं हो रहा था और उसको ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से डिलीवरी के बाद मेरे बेटों को रात भर वहाँ पे वेंटिलेटर पे रखा गया ऑक्सीजन देके, और सुबह होते ही हमें दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए यानी कि दूसरी जगह रेफ़र कर दिया गया। मैं अपने बच्चों को भीमसार बुर्ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट एसएनसीयू में एडमिट करके 1 मंथ वहाँ पे हमने मेरे बच्चों को एडमिट किया और वहाँ पे मेरे बच्चों का 1 मंथ ट्रीटमेंट हुआ। 1 मंथ इसलिए हमें ट्रीटमेंट लगा क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं वो खुद से फीड नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको कटोरी और स्पून के जरिए उनको खिलाना पड़ता है और उसका आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ट्रेनिंग देने से पहले वो बच्चों की हर बॉडी का जांच करते हैं, कहीं क्या प्रॉब्लम है, कहीं लंग्स में प्रॉब्लम है, कहीं ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं शरीर के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किडनी अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं, उसका लंग्स अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं, उसका हर बॉडी का पार्ट वहाँ पे चेक होता है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम निकलता है वहाँ पे तो उस टाइम उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। ट्विन प्रेगनेंसी में 7 मंथ में आपका कमर पेन स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपको 6 महीने से कमर पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कमर पेन आ रहा है और आपका फेस जो है वो ग्लो कर रहा है तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कमर पेन के साथ साथ आपका स्किन का ग्लो जो है वो कहीं ना कहीं मुरझा रहा है, आपकी जो आंखें हैं आपको लग रहा है कि आंखें मेरी अंदर जा रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ये आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी की संकेत हो सकती है। इसलिए आपको आपके डॉक्टर से जाके एक बार मिल लेना है और आपको उनसे एक बार पूछ लेना है। प्रीमेच्योर बेबी को एनआईसीयू में एडमिट करने के बाद और यानी कि एसएनसीयू में एडमिट करने के बाद फीडिंग प्रोसेस जो है वो कब से शुरू किया जाता है और कैसे शुरू किया जाता है और उनको किस तरीके से दिया जाता है। कई बार प्रीमेच्योर बेबी की फीडिंग प्रोसेस जो है वो उसकी वेट के हिसाब से भी होती है, यानी कि आपका बच्चा अगर 2 किलो और 1800 ग्राम या फिर 1700 ग्राम या फिर 1500 ग्राम से ऊपर है तो उसको कुछ दिन वो सिरिंज के माध्यम से फीड कराते हैं। 3 से 4 दिन बाद फीड कराने के बाद वो हो सकता है आपको बोले कि कटोरी और स्पून से कराओ। कटोरी और स्पून से 7 से 6 दिन फीड कराने के बाद बच्चा अच्छे से अगर फीड करने लग जाए तो वो आपको खुद कहते हैं कि आपको अभी ब्रेस्ट फीडिंग
बच्चे का स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि आप बच्चे को खुद फीड करा सकते हो। प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो खुद से लैच नहीं कर पाते, खुद से फीड नहीं कर पाते, उनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको डॉक्टर कई बार ये भी कहते हैं कि हमारा शेड्यूल जो है वो चलता रहेगा और आप भी अपना ब्रेस्ट फीड 1 से 2 बार या फिर दिन में 5 से 6 बार बच्चे को अपनी स्तन में लगाइए, यानी कि आपके नेपुल में लगाते रहिए, ताकि बच्चे का जल्दी से जल्दी बच्चे को फीडिंग कराना अगर शुरू करते हो तो आपका बच्चा भी जल्दी से जल्दी फीडिंग कैसे करना है और लैच कैसे करना है ये धीरे धीरे सीख लेता है। प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं वो एसएनसीयू में एडमिट करने के बाद भी सोते रहते हैं। ये तब तक अच्छे से आपको फीड का डिमांड नहीं करते या फिर रो के नहीं बताते जब तक कि आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का टाइम नहीं आ जाता। यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है उस टाइम तक उस बच्चे का अगर डेट नहीं आ जाता तब तक वो खुद से नहीं रो पाते हैं, उनमें उतनी भी ताकत नहीं होती कि वो एनर्जी लगा के रो सके और आपको फीड मांग सके। इसी वजह से डॉक्टर आपको हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराने के लिए बोलते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप कहीं डोनर से ब्रेस्ट मिल्क ले लीजिए। यानी कि अगर देखिए एसएनसीयू में बहुत सारे पेशेंट ऐसे एडमिट होते हैं, बहुत सी बच्चे ऐसे एडमिट होते हैं, उन बच्चों की माएँ जो होती हैं वो फीड कराती हैं उनको। अगर आपका मिल्क नहीं आ रहा है या फिर आपका मिल्क सप्लाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका मिल्क जो है वो नहीं आ रहा है तो आप डोनर मिल्क भी यूज कर सकती हैं। जो कि मेरे केस में मेरा मिल्क बहुत आता था और मैं 1-2 बच्चे को वहाँ पे डोनेट कर देती थी मिल्क, जिनको कि बच्चे को यानी कि प्रीमेच्योर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही देना बहुत अच्छा होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। प्रीमेच्योर बच्चे को मदर्स मिल्क ही दिया जाता है, यानी कि मदर्स मिल्क ही ऑफर किया जाता है। बाहर का कोई फॉर्मूला मिल्क होता है उनको ऑफर नहीं किया जाता। ये बच्चे के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं होता, उनको इजीली डाइजेस्ट वो नहीं होता।